बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इससे पहले आप इस कहानी की 47 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 48 मुलाहिजा फरमाएं। उसने 50 का नोट पेटी में रखा और बाकी पैसे लेकर दुकान से निकलकर कार की तरफ आ गया। शारक रुख उस वक्त भी दूसरी तरफ था, लेकिन शारक ने जैसे ही सीट पर रुख बदला मौलवी हमीद चौंक गया। शारक बहू, तुम कब वापस आए? कल आया था, शारक ने जवाब दिया। कहो, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो ठीक है, लेकिन बाजा गुजर बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मौलवी हमीद ने कहा। उसे ये नहीं पता कि तुम शहर से बाहर गए हुए हो, लेकिन तुम चौं के सामने नहीं आ रहे, और वो भी शेर हो गया है। राजू 3 दिन से गायब है और शायद उसी के कब्जे में है। उसने गामे के पीछे भी पुलिस को लगा दिया है। राजू भी मिल गया है और पुलिस ने भी गामे का पीछा छोड़ दिया है, शारक ने कहा। क्या वाकई? मौलवी हमीद चौंक गया। हाँ, हम इस वक्त दोनों को घर भेज कर आए हैं, शारक ने जवाब दिया। माजे गुज्जर का कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा शारक बाबू, मौलवी हमीद ने कहा। उसका एक आदमी हर वक्त यहाँ मौजूद रहता है। माजा तुम्हारी तलाश में पागल हो रहा है और इस वक्त भी उसका कोई ना कोई आदमी यहाँ मौजूद होगा। मैं यहीं खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आकर मुझे बताओ कि वो कौन है। बल्कि यूं करो कि तकरीबन 10 मिनट बाद 2 चाय और भेज देना। दूसरे लड़के के हाथ से बता देना कि वो इस आदमी की निशानदेही कर दे, आगे मैं निपट लूंगा, शारक ने कहा। मौलवी हमीद वापस चला गया। जाते हुए वो इधर उधर देख रहा था। ठीक 10 मिनट बाद उसने दूसरे लड़के के हाथ चाय के 2 कप भेज दिए। पान के खोखे के परली तरफ 2 आदमी खड़े हैं। उनमें जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं वही आदमी है। लड़के ने चाय के कप शारक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये लड़का मौलवी हमीद का पुराना मुलाजिम था, उस शारक को अच्छी तरह पहचानता था। ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर कप ले जाना, शारक ने कहा। लड़के के जाने के बाद वो दोनों चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद शारक ने दूसरे लड़के को बुलाकर खाली कप उसके हवाले कर दिए और 9 लखा की तरफ देखने लगा। 9 लखा कार से उतर गया और इधर उधर देखे बगैर पान के सिगरेट के खोखे के करीब पहुंचकर उसने जेब में हाथ डालकर 50 का नोट निकाला और गोल्ड लीफ का पैकेट खरीद कर बाकी पैसे जेब में रखते हुए काले कपड़ों वाले की तरफ देखने लगा। उसने काला कुर्ता और काला लाचा पहना हुआ था। सर पर गुंडों की तरह मफलर लिपटा हुआ था। उसकी अपनी रंगत भी काली थी और काले लिबास की वजह से वो कोई बदना ही लगता था। उसने भी 9 लखा की तरफ देखा, लेकिन तवज्जो नहीं दी। वो यकीनन 9 लखा को नहीं पहचानता था। पहलवान जी, 9 लखा उसकी तरफ देखते हुए बोला। यहाँ से बांसु वाले बाजार का रास्ता किस तरफ निकलता है? काले कपड़े वाले ने हाथ उठाकर एक तरफ इशारा किया और उसे रास्ता समझाने लगा। यार, मैं तो परदेसी हूँ, मेरे ड्राइवर को जरा समझा दे। 9 लखे ने कार की तरफ इशारा किया। काले कपड़े वाला उसके साथ कार की तरफ आ गया और फिर खिड़की पर झुककर जैसे वो कुछ कहने लगा, स्टीयरिंग के सामने शारक को देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। खामोशी से पिछली सीट पर बैठ जाओ, वरना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। 9 लखा के हल्क से गुर्राहट सी निकली। उस शख्स के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। उसने कोई मुजामत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। 9 लखा ने भी उसके साथ ही बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। शारक फौरन ही गाड़ी को हरकत में ले आया। 9 लखा ने बड़ी फुर्ती से उस शख्स का लिबास थपथपाकर कमीज के नीचे छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया था। हाँ, अब बता रास्ता, किस तरफ जाना है हमें? 9 लखा ने पिस्तौल उसके पहलू से लगाते हुए कहा। मैं समझा नहीं, तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह धोखे से क्यों पकड़ा है? वो शख्स खौफजदा लहजे में बोला। धोखेबाज जो तेरा गुरु है माजा गुज्जर, 9 लखे ने कहा। चोरों की तरह छुप छुप कर वारदातें करता है। हम तो खरे आदमी हैं, देख ले तुझे किस तरह बड़े बाजार से उठा लाए। इसमें धोखे वाली बात तो कोई नहीं ना हुई। बहुत से आदमियों ने हमें देखा है, मगर तुम लोग हो कौन? मुझे इस तरह पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? वो शख्स बोला। पहले अपना नाम तो बता के बात करने में आसानी रहे, 9 लखे ने कहा। मेरा नाम शोका है, मेरा मतलब है शौकत। घर वाले मुझे बचपन में प्यार से शोका कहा करते थे, अब यही नाम मशहूर है, उस शख्स ने कहा। चलो कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें प्यार से शोका ही पुकारेंगे, लेकिन पहले ये बता कि इसमें गोली शोली भी है या नहीं? 9 लखा कहते हुए पिस्तौल को उलट पलट कर देखने लगा। मैगजीन भरा हुआ है, अभी तक कोई गोली इस्तेमाल नहीं हुई, शोके ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम इस्तेमाल कर लेंगे, 9 लखे ने पिस्तौल जेब में डालते हुए कहा। हाँ तो शोके पहलवान, क्या काम धंधा करते हो और तुम इस वक्त यहाँ खड़े क्या कर रहे थे? मोची दरवाजे पर मेरी पतंगों की दुकान है, इस वक्त यहाँ दोस्तों से मिलने के लिए आ गया था। दुकान बंद करके कभी कभी घूमने फिरने को दिल चाहता है ना, शोके ने कहा। क्यों नहीं, 9 लखे ने सारी लाते हुए कहा। आज हम तुम्हें घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा ये बताओ, मुझे जानते हो? जी नहीं, पहले कभी नहीं देखा, शोके ने जवाब दिया। इस बंदे को जानते हो जो ये गाड़ी चला रहा है? 9 लखे ने इशारे की तरफ इशारा किया। नहीं जी, शोका अकला गया। हम छोटे लोगों का इतने बड़े लोगों से कैसे कोई ताल्लुक हो सकता है? मैंने ये नहीं पूछा कि इसे तुम्हारी दोस्ती है या नहीं, 9 लखे ने कहा। वैसे अच्छी बात है कि इंसान को हमेशा अपनी औकात में ही रहना चाहिए।
वैसे ये बताओ शोके पहलवान कि माजे गुजर के लिए कब से काम कर रहे हो? माजा गुजर? शोका फिर अकला गया। मैं किसी माजे को नहीं जानता। बात सुनो ये शोके। नौलखे ने एक हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। मेरा नाम नौलखा है और ये जो बंदा गाड़ी चला रहा है ना, इसका नाम शारक है। वही शारक जिसकी तलाश में माजे गुजर ने तुम्हारी ड्यूटी लगा रखी है। सच कहता हूँ मैं किसी माजे को नहीं जानता, मैं तो अपने दोस्तों से मिलने आया था, शोके ने कहा। ये ऐसे नहीं मानेगा शारक बाबू। नौलखे ने शारक की तरफ इशारा किया। हवेली की तरफ ले चलो, मैं और शोका पहलवान रात वहीं रहेंगे, लेकिन रास्ते में किसी दुकान से कढ़ाई गोश्त या बाल्टी गोश्त किस्म की कोई चीज ले लेना। मेहमान को साथ लेकर जा रहे हैं, इसे भूखा तो नहीं मारना। शारक ने जवाब देने की बजाय गर्दन हिला दी और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक रेस्टोरेंट के सामने उसने गाड़ी रोक ली। रेस्टोरेंट के आगे कढ़ाई गोश्त का स्टॉल बना हुआ था। शारक ने इंजन बंद कर दिया और उन दोनों को गाड़ी में छोड़कर नीचे उतर गया। वो तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया। उसने प्लास्टिक का एक फूला हुआ थैला अगली सीट पर रख लिया और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद वो मुल्तान रोड पर निकल आए। ये रास्ता देख लेगा नौलखे, शारक ने नौलखा को मुखातिब करते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है शारक बाबू, इसे कौन सा वापस आना है? नौलखे ने जवाब दिया। शोका उसकी बात सुनकर कांप उठा, उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है जी, मैं सच कहता हूँ मैं किसी माजे गुज्जर को नहीं जानता। मेरी तो पतंगों की दुकान है जी। पिस्तौल जेब में क्यों लिए फिरते हो? नौलखा के हल्क से हुर्राहट निकली। ऐसे ही जी, शोके ने जवाब दिया। 2-3 दिन पहले एक दोस्त ने तोहफा दिया था, मैंने तोहफा समझकर रख लिया, तो फिर आज हम भी एक तुम्हें तोहफा देंगे। नौलखा ने मैनिखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कार इसकी मोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। चौक पर ज्यादा रश नहीं था, चंद एक दुकानें खुली हुई थी। सामने एक तांगा आ जाने की वजह से शारक को कार की रफ्तार कम कर लेना पड़ी। शोका शायद किसी ऐसे ही मौके का मुंतजिर था। उसने अचानक ही अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। सड़क पर गिरने से उसे चोट जरूर आई होगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बचाओ बचाओ का शोर मचाता हुआ एक तरफ भाग खड़ा हुआ। शारक बुरी तरह चौंक गया। उसने एकदम ब्रेक पर पैर रख दिया, लेकिन नौलखा कार रुकने से पहले ही छलांग लगा चुका था। वो गिरते गिरते बचा और दूसरे ही लम्हे उसने संभल कर शोके के पीछे दौड़ लगा दी। शोका बचाओ बचाओ का शोर बचाता हुआ सड़क पार करके एक रेस्टोरेंट में घुस गया। नौलखा बारी भरकम जिस्म का मालिक था, लेकिन वो भी हैरत अंगेज तौर पर तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ शोके के पीछे रेस्टोरेंट में घुस गया। शोका गालबन रेस्टोरेंट के अकबी दरवाजे से पिछली गली में निकलना चाहता था, मगर बदहवासी में किचन में घुस गया। नौलखा भी उसके पीछे ही था। उसने अंदर घुसते ही शोके को पकड़ने की कोशिश की, मगर शोका मुजाहमत पर उतर आया। उस धींगा मुश्ती में किचन के बर्तन धड़धड़ा कर गिरने लगे। किचन में काम करने वाले दोनों आदमी डर कर भाग गए। शोके ने भी एक बार फिर भागने की कोशिश की, मगर इस मर्तबा नौलखे ने उसे छाप लिया और 2-4 घुंसे उसकी गर्दन और पसलियों पर टिका दिए। शोका बुरी तरह चीख रहा था। होटल का मालिक और 3-4 ग्राहक दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, मगर वो सब दरवाजे ही में रुक गए। अंदर घुसने की कोशिश किसी ने नहीं की। क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है और कौन हो तुम लोग? होटल का मालिक चीखा। मुझे बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। शोका चीखा। क्या बात है पहलवान जी, क्यों मारे हो बेचारे को? क्या किया इसने? किचन के दरवाजे पर खड़े हुए एक आदमी ने पूछा। वो कोई ग्राहक था। नौकर है हमारा, नौलखे ने जवाब दिया। 3 महीने पहले कोठी से लाखों रुपए के जेवर और नकद रकम लेकर भाग गया था। कहां तलाश नहीं किया हमने इस नमक हराम को, आज इत्तेफाक से नजर आ गया। ये झूठ बोल रहा है। शोका चीखा। ये लोग मुझे ग्वाल मंडी से उठा कर लाए हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। चुप पोए। नौलखे ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और फिर उसे गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ किचन से बाहर ले आया। शोका अब भी चीख रहा था। होटल के तकरीबन सारे ही ग्राहक अपनी कुर्सियां छोड़कर उनके गिर्द जमा हो चुके थे। कुछ लोग होटल के बाहर भी जमा थे। मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। शोका लोगों की तरफ देखते हुए चीख रहा था। नौलखे ने उसे 2-4 हाथ और जड़ दिए। लोगों में से किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की थी। होटल का मालिक परेशान खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। किचन में उन दोनों की धींगा मुश्ती से अच्छे खासे बर्तन टूट गए थे, लेकिन उसने अपने नुकसान पर सब्र कर लिया था। वो नौलखा के डेल डोल से वैसे ही खाइफ हो गया था। नौलखा जब शोके को गिरबान से पकड़कर घसीटता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो शारक भी कार एक तरफ खड़ी करके नीचे उतर आया। शोका भी लोगों की मिन्नत समाजत करते हुए चीख रहा था उसे इन कातलों से बचाया जाए। शारक ने भी आगे बढ़कर उसके 2-4 हाथ जड़ दिए। शानदार कार देखकर बाद लोगों ने नौलखा की इस बात पर यकीन कर लिया था कि शोका उनका घरेलू मुलाजिम था और उनकी कोठी से नकदी और जेवरात लेकर भागा हुआ था, क्योंकि नौलखा जब शोके को कार में ठोंस रहा था तो उसने एक आदमी को कहते सुना था, जब ये जेवरात और रकम लेकर भागा था तो उस वक्त इसने नहीं सोचा था कि एक दिन पकड़ा भी जाएगा। ऐसे नमक हरामों के साथ यही सलूक होना चाहिए। 3-4 आदमी कार के करीब भी आ गए। शारक ने नौलखा और शोके के बैठते ही जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और कार जल्दी से आगे बढ़ा दी।
लोगों ने कोई मुदाखलत तो नहीं की? शारिक ने सामने लगे हुए अकबी मंदिर पेश करने वाले आईने में नौलखा को देखते हुए कहा। कोई माई का लाल आगे नहीं आया, नौलखे ने जवाब दिया। एक आदमी ने पूछा था कि मैं इस गरीब को क्यों मार रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि ये हमारे घर का नौकर है, 3 महीने पहले लाखों रुपए के जेवर और नकद रकम लेकर भाग गया था और आज पकड़ा गया। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो तुम्हें निरा गौदी समझता था, शारिक ने हंसते हुए कहा, लेकिन वक्त पड़ने पर तुम ऐसी जाने का सबूत देते हो कि हैरत होती है। वक्त ही सबसे बड़ा उस्ताद है शारिक बाबू, सब कुछ सिखा देता है, नौलखे ने जवाब दिया और फिर शोके की गर्दन पर जोरदार घूंसा मारते हुए बोला। क्यों ओए बेगैरता, ये क्या हरकत की थी तूने? क्या तू ये समझता है कि लोग तुम्हें बचा लेंगे? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। शोका की गया, तुम्हें छोड़ ही देंगे, हमने तुम्हारा अचार डालना है, नौलखे ने कहा। शारिक ने कार की रफ्तार तेज कर दी। नौलखा ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया था। अब अगर तुमने पहले जैसी हरकत की ना तो इस मर्तबा मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे ही पिस्तौल की गोली तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। शोका सिमट कर बैठा हुआ था, उसका चेहरा पहले से ज्यादा खौफजदा था। सकीम मोड़ के करीब पहुंचकर वो सीधा होकर बैठ गया। नौलखा उसका मतलब समझ गया था। उसने शोके को गर्दन से पकड़कर नीचे कर दिया। नीचे होकर बैठ होए। उसके हल्क से गुर्राहट सी निकली। किसी जानने वाले ने तुम्हें देख भी लिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मजीद 15 मिनट बाद कार हवेली के फाटक के सामने रुक गई। शारिक ने डैशबोर्ड के खाने में से चाबियों का गुच्छा निकाला और नीचे उतरकर फाटक के झीली दरवाजे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। नौलखा भी शोके को लेकर कार से उतर आया। उसने शोके को पिस्तौल की जद पर ले रखा था और उसे लेकर झीली दरवाजे में दाखिल हो गया। शारिक भी गाड़ी अंदर लाने के लिए फाटक खोल रहा था। पहले रोटी खा ले शारिक बाबू, बड़े जोर की भूख लगी है, नौलखे ने अंदर पहुंचकर कहा। शारिक ने चारपाई पर ही दस्तरख्वान बिछाकर वो थैला खोल दिया जिसमें कढ़ाई गोश्त और नान वगैरह लेकर आए थे। आजा भाई शोके पहलवान, तू भी आजा, नौलखे ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। मुझे भूख नहीं, शोके ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी मिन्नतें तरले तो नहीं करूंगा, रोटी नहीं खानी तो उस दीवार के साथ बैठ जा, चल जल्दी कर, नौलखे ने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। शोका दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। शारिक और नौलखा इत्मीनान से खाना खाते रहे। खाने के बाद बची कुछ चीजें नौलखा ने थैले ही में समेट दी। तुम अब जाओ शारिक बाबू, नौलखे ने कहा। वो लोग परेशान हो रहे होंगे, ठीक है मैं जा रहा हूँ, शारिक ने जवाब दिया। इससे मालूम कर लेना कि माजा गुजर कहाँ है और नासर अली को किसने कत्ल किया था। तुम फिक्र ही मत करो शारिक बाबू, मैं एक एक बात इसके हल्क से उगलवा लूंगा, नौलखे ने जवाब दिया। शारिक के जाने के बाद नौलखा ने शोके को घेर लिया। हाँ भाई शोके पहलवान, उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। ये हवेली तुमने देख ही ली है, इस तरफ आने वाला रास्ता भी देख लिया, आसपास कोई मकान भी नहीं जहाँ तुम्हारी आवाज सुनी जा सके। तुम्हारी आवाज तो इस कमरे से भी नहीं निकल सकेगी। अब तुम बताओ क्या प्रोग्राम है? शराफत से कुछ बताओगे या तुम्हारे साथ दो हाथ करना पड़ेंगे? ये बात भी ज़हन में रख लो कि तुम्हारे टोटे करने के बाद हवेली के सेन में किसी जगह दबा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, शोके ने कहा। अगर तुम वो नहीं हो तो कार से भागे क्यों थे? नौलखे ने उसे घूरा। तुम लोग मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हो, पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करोगे, मैं इसलिए भागा था, शोके ने जवाब दिया। नौलखे ने अचानक उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। घूंसा शोके के मुंह पर बिल्कुल सामने लगा था। उसका ऊपर का एक दांत टूट गया। वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। मुंह से खून बह रहा था और जब उसने थूका तो खून के साथ दांत भी बाहर गिर गया। अभी तो सिर्फ एक दांत टूटा है, नौलखा गुर्राया। मैं तो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम लोगों ने मेरे बहनोई को कत्ल किया है, उसकी लाश कई रोज तक नहर में पड़ी सड़ती रही। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को करके खत्म कर दूंगा। बताओ माजा गुजर कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, शोका खून थूकते हुए बोला। मैं तुम्हारे बहनोई को भी नहीं जानता, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम आसानी से लगता है नहीं मानोगे, नौलखे ने कहा। वो चंद में खूनख्वार नजरों से शोके की तरफ देखता रहा, फिर उस पर पल पड़ा। शोके ने शुरू में अपने आप को बचाने की कुछ मुजाहमत की थी, लेकिन नौलखे पर तो जुनून तारी था। इस वक्त अगर उसके मुकाबले में 10 आदमी भी होते तो वो उनकी हड्डियां तोड़ डालता। शोका पीटते हुए बुरी तरह बिलबिला रहा था और जब नौलखा ने उसकी दाईं पिंडली की हड्डी तोड़ी तो इस तरह चीखा जैसे उसके गले पर छुरी फेरी जा रही हो। वो फर्श पर चारों तरफ लूट रहा था। उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, नौलखा चीखा। बताओ नासर अली को घर से अगवा किसने किया था और उसे कत्ल किसने किया था? मैं कुछ नहीं जानता, शोके ने रोते हुए जवाब दिया। नौलखा ने उसके सीने पर जोरदार ठोकर मारी। शोका एक बार फिर चीखा। वो बुरी तरह तड़प रहा था और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। वो बेहोश हो गया था, मगर नौलखा उसे इस तरह छोड़ने वाला नहीं था। वो पानी के छींटे देकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। शोका तकरीबन 15 मिनट बाद होश में आ सका। नौलखा ने उसके बालों से पकड़कर सर को एक झटके से ऊपर किया। बताओ किसने कत्ल किया था नासर अली को?
पानी। शोका के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली। नौलखा ने पानी से भरा हुआ गिलास उसके चेहरे के सामने कर दिया। बता, नासर अली को किसने कत्ल किया था? मुझे नहीं मालूम। शोका ने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। नौलखा ने पानी उसके मुंह पर अंडेल दिया। शोका ऊंट चाटने लगा। नौलखा ने खाली गिलास एक तरफ फेंक दिया और जेब से चाकू निकाल दिया और उसका चमकता हुआ ब्लेड उसके चेहरे के सामने लहराते हुए बोला, मैं तुम्हारे जिस्म की बोटियां करके कुत्तों को डाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। मैं कुछ नहीं जानता। शोका वो मुश्किल बोल सका। नौलखा ने उसी के कुर्ते के गिरेबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। कुर्ता फट गया। शोके का सीना नंगा हो गया। नौलखा ने चाकू की नोक उसके सीने पर ऐन दरमियान में रखी और तकरीबन 3 इंच लंबी लकीर खींच दी। शोके के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उसके सीने पर 3 इंच लंबी लकीर से खून रिसने लगा। वो बुरी तरह तड़प रहा था। तुम्हारा गला मैं सबसे आखिर में काटूंगा, नौलखे ने कहा। तुम्हारे जिस्म पर इस तरह की लकीरें उस वक्त तक खींचता रहूंगा जब तक तुम बताओगे कुछ नहीं। बताता हूँ। शोका खिलाया। पानी पहले दो। शाबाश। नौलखे के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये हुई ना बात, पहले ही जबान खोल देते तो इतनी तकलीफ तो ना उठानी पड़ती। उसने पानी का गिलास भरकर शोके के होंठों से लगा दिया। शोका घटाघट पी गया। कुछ पानी उसके जख्मी होंठों से गिरकर थोड़ी और सीने पर बहने लगा। और पियोगे? नौलखे ने पूछा। बस। शोका जोर जोर से सर हिलाने लगा। अब बताओ कि नासर अली को किसने कत्ल किया था? नौलखे ने कहा। बाजे गुजर ने। शोके ने कहा। उसके 3-4 आदमी भी साथ थे। मैं नहीं था। मैं उस कार्रवाई में शामिल नहीं था। मुझे वैसे पता चल गया था कि उन्होंने चुबरजी क्वार्टरों से किसी को उठाया है। वो उससे इशारे के बारे में पूछना चाहते थे। माजे गुजर के साथ इस कार्रवाई में और कौन कौन था? नौलखे ने पूछा। शोका चंद में खामोश रहा, फिर उन लोगों के नाम बताने लगा जो नासर अली को कत्ल करने की कार्रवाई में शरीक थे। माजा गुजर कहाँ है? डैर वाली कोठी पर? नहीं, शोके ने जवाब दिया। नासर अली को कत्ल करने के बाद वो कहीं और चला गया था, क्योंकि उसे शुबा था कि जब तुम लोगों को नासर के कत्ल का पता चलेगा तो तुम लोग कोठी पर चढ़ दौड़ोगे। उसका निस्बत रोड वाला अड्डा खत्म हो चुका है। नया अड्डा कहाँ बनाया उसने, जहाँ से सारे शहर को माल सप्लाई करता है? नौलखे ने पूछा। कला गोजर सिंह। शोके ने जवाब दिया। वहाँ पहले ही से गोगे का अड्डा मौजूद है। माजा गुजर ने उसी को अपना मरकज बना लिया है। वहीं से पूरे शहर को हीरोइन की सप्लाई हो रही है। गोगा? नौलखा बोला। और हमारे मजंग वाले अड्डे को आग लगाने की कार्रवाई में कौन कौन शामिल था? 5 आदमी थे, जिनमें मैं भी था। शोके ने जवाब दिया। ठीक है, शोके पहलवान। नौलखा कहते उठकर खड़ा हो गया। मौलवी हमीद के होटल के पास क्यों खड़े थे? निगरानी के लिए। शोके ने जवाब दिया। माजा गुजर को शुबह है कि शारिक मौलवी हमीद से मिलने के लिए जरूर आता होगा। मैं इसलिए वहां खड़ा निगरानी कर रहा था। तो शारिक को तुमने देख ही लिया। नौलखे का लहजा बेहद मैनी खेज था। उसने चाकू बंद करके जेब में रख लिया। मुझे अस्पताल ले चलो, शोका कर रहा। उसके चेहरे पर करबो अजियत के बेपनाह तासरात थे। मुझे शदीद तकलीफ हो रही है, खुदा के लिए मुझे अस्पताल ले चलो। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? नौलखे ने उसे घूरा। हाँ, खुदा के लिए मुझे अस्पताल ले चलो, मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला सकता हूँ। नौलखे ने मैनी खेज लहजे में कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया। ये क्या? शोके का जुमला मुकम्मल नहीं हो सका। कमरे में डज की आवाज उभरी। पिस्तौल से निकलने वाली गोली शोके की पेशानी में पेबुस्त होगी। नौलखा चंद में शोके की लाश की तरफ देखता रहा, फिर वो कमरे से बाहर आ गया। उसने फावड़ा उठाया और हवेली की दीवार के करीब गड्ढा खोदने लगा। कला गोजर सिंह में गोगे पहलवान का अखाड़ा बड़ा मशहूर था। उस इलाके से अगरचे आज तक कोई काबिल जिक्र पहलवान नहीं निकला था, लेकिन उसका नाम बड़ी शोहरत रखता था। इलाके के नौजवान और पहलवानी के शौकीन सूरज ढलते ही उस तरफ का रुख करना शुरू कर देते। रात 9-10 बजे तक यहाँ बड़ी रौनक रहती। हफ्ते में एक दिन यहाँ बाकायदा कुश्तियां हुआ करती थी। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए महल्ले के मुअज्जिजीन को भी मदऊ किया जाता था और कुश्तियां जीतने वाले नौजवानों को छोटे मोटे इनामात भी दिए जाते, ताकि पहलवानी की तरफ उनका रुझान बरकरार रहे। महल्ले के लोग गोगा पहलवान की बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि उसने महल्ले के नौजवानों को आवारगी से बचाकर एक ऐसे फन की तरफ लगा रखा था जिसकी माशरे में भी इज्जत थी। गोगे पहलवान की उन सेहतमंदाना सरगर्मियों की सभी तारीफ करते थे, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि गोगा पहलवान का अखाड़ा उजड़ने लगा। बहुत से लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया था और ये अफवाहें फैलने लगी थी कि गोगे पहलवान के अखाड़े में नशा फरोख्त होता है। उस अखाड़े में आने वाले बहुत से नौजवान नशे के आदी हो रहे थे। महल्ले के जो मुअज्जिजीन गोगे का एहतराम करते थे वो अब उसे नापसंदीदगी की निगाहों से देखने लगे। बाद लोगों का ख्याल था कि गोगा पहलवान ही ने हीरोइन का धंधा शुरू कर दिया है और वो नौजवानों की रगों में हीरोइन का जहर घोल रहा है। इलाके के पुलिस अफसर जो कभी गोगे पहलवान के अखाड़े में होने वाली कुश्ती की तकरीबात में मेहमान खुसूसी हुआ करते थे, वो अब गोगा को मशकूक निगाहों से देखने लगे थे। पहले तो ये होता था कि महल्ले के नौजवानों में कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता तो गोगा पहलवान सिफारिशी बनकर थाने पहुंच जाता। थानेदार भी उसे देखकर कुर्सी से उठ जाया करता था। उसकी बात हमेशा मान ली जाती थी।
नौजवानों को डांट डिपट कर छोड़ दिया जाता, लेकिन अब वही पुलिस वाले उस अंदाज में अखाड़े के चक्कर लगाने लगे थे जैसे जराइम पेशा लोगों की निगरानी की जाती है। 6 महीने के अंदर अंदर गोगे पहलवान का अखाड़ा इस लिहाज से वीरान हो गया था कि कुश्ती सीखने के शौकीन और जोर करने वाले अब उस तरफ का रुख नहीं करते थे। उसके बरक्स यहाँ के मशकूक किस्म के लोगों की आमदोरिफ्त शुरू हो गई थी। पुलिस वाले भी वक्तन फवक्तन चक्कर लगाने लगे। हर 10-15 रोज बाद कोई ना कोई पुलिस वाला गोगे पहलवान को थाने ले जाता, जहाँ उसे घंटों बरामदे में बिठाए रखा जाता और जब थानेदार के सामने पेश किया जाता तो उसे मुख्तलिफ किस्म की धमकियां सुनने को मिलती। गोगे पहलवान की उम्र 45 के लगभग थी। बारीक बरकम कसरती जिस्म, मोटी गर्दन और सर गंजा। वो रोजाना बाकायदगी से सर पर उस तरह फिरवाया करता था। उसका अखाड़ा बहुत वसी और अरीज रकबे पर मुश्तमिल था। ये दरअसल एक बहुत बड़ा इहाता था जिसके आखिर में 3-4 कमरे एक तरफ और 3-4 कमरे दूसरी तरफ थे। इहाते के मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा लान पर मुश्तमिल हुआ करता था, कुछ हिस्सा पुख्ता था। ये इहाता किसी जमाने में कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदू चले गए तो ये इहाता बहुत अरसे तक वीरान पड़ा रहा और फिर न जाने किस तरह गोगे के बाप ने इस इहाते पर कब्जा करके यहाँ अखाड़ा बना लिया। गोगे ने भी पहलवानी अपने बाप ही से सीखी थी। बाप के मरने के बाद वो अखाड़ा चलाता रहा, लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले उसकी मुलाकात माजे गुज्जर से हो गई थी और माजे गुज्जर ही ने उसे इस तबाहकुन रास्ते पर लगाया था। गोगे की आमदनी का वाहिद जरिया वो अखाड़ा ही था। वो कुश्ती सीखने के लिए यहाँ आने वालों से 50 रुपए फी महीना लेता था, जो बाद में बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई थी। 35-40 शागिर्दों से मिलने वाली 3,500-4 हजार रुपए की रकम उसके महीने भर के अखराजात के लिए कम पड़ने लगी थी। महंगाई बढ़ती जा रही थी, आमदनी का और कोई जरिया नहीं था। उसने अखाड़े की फीस 100 के बजाय 150 कर दी, लेकिन 5-6 लड़कों ने अखाड़े में आना ही छोड़ दिया। दूसरे लोगों ने भी दबे लफ्जों में फीस की ज्यादती पर एहतजाज किया। गोगे ने फीस दोबारा 100 रुपए कर दी, क्योंकि अंदेशा था कि फीस ज्यादा होने की वजह से दूसरे लड़के भी अखाड़ा ना छोड़ दे और वो इस आमदनी से भी महरूम ना हो जाए। इसी दौरान उसकी मुलाकात माजे गुज्जर से होगी। उसने आमदनी का ऐसा जरिया बताया कि गोगा पहलवानी भूलकर दौलत के चक्कर में पड़ गया। हेरोइन में वाकई बड़ी कमाई थी। गोगे की हवस बढ़ती ही चली गई। दौलत के लालच में वो इस दलदल में दंसता चला गया। गोगा पहलवान का अखाड़ा मुनशियात का बेहतरीन अड्डा साबित हुआ। गुंजान आबादी वाला इलाका उसके साथ बैकलोड रोड लगता था। मुतवस्सित और गुंजान आबादी वाले इलाके में दरअसल मुनशियात फरोशी के लिए आइडियल इलाके साबित हुए थे। गोगा पहलवान पर दौलत की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। उससे ज्यादा मजबूत गिरफ्त माजे गुज्जर की थी। माजा गुज्जर का निस्बत रोड वाला अड्डा तबाह हो गया तो वो किसी और अड्डे की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन शारिक ने उसे कहीं भी नहीं टिकने दिया। बिलाकर माजा गुज्जर की नजरें गोगे पहलवान पर जम गई। उसके ख्याल में ये अड्डा उसके लिए बेहतरीन मरकज साबित हो सकता था। आसपास भी गुंजान आबादी वाले इलाके थे। यहाँ बैठकर वो लक्ष्मी चौक और रेलवे स्टेशन और ब्रांड रथ रोड वगैरह तक के इलाके को कंट्रोल कर सकता था। उसने बड़ी सोच विचार और हालात का गहरी नजरों से जायजा लेने के बाद गोगे पहलवान से बात की। गोगे पहलवान को और क्या चाहिए था, वो फौरन ही तैयार हो गया। माजे गुज्जर ने अपने अड्डा मुंतकिल करने से पहले यहाँ कुछ काम भी करवाया। 1-2 कमरों में ऐसे खुफिया ठिकाने बनवाए जहाँ माल छुपाया जा सकता था। 2 कमरों में मसनूई सीलिंग भी लगवाई गई और दीवारों के साथ लकड़ी के तख्तों के पैनल बज़ाहिर आराइश और खूबसूरती के लिए बनाए गए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनमें हीरोइन के पैकेट छुपाने की ऐसी खुफिया जगह बनाई गई थी जिन्हें आसानी से तलाश नहीं किया जा सकता था। उन खुफिया ठिकानों का इल्म माजे गुज्जर के अलावा सिर्फ गोगे पहलवान को था। उसका किसी और आदमी को पता नहीं था कि माल कहाँ छुपाया जाता है। माजे गुज्जर ने यहाँ कारोबार शुरू करने से पहले इलाके की पुलिस से भी समझौता कर लिया था। गोगे पहलवान ने जब यहाँ हीरोइन बेचने का धंधा शुरू किया था तो उसके खिलाफ थाने में शिकायतें पहुंचने लगी। उस वक्त पुलिस वाले गोगे पहलवान को तंग करते रहते थे, लेकिन माजे गुज्जर के आ जाने से उसे भी रोज रोज की इस पकड़ दकड़ से निजात मिल गई थी। इलाके के लोग शिकायतें अब भी करते थे, लेकिन पुलिस अब उन शिकायतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि माजा गुज्जर थानेदार को अपने और अपने कारोबार के तहफ्फुज़ के लिए माकूल रकम दे रहा था। जब लोग ज्यादा शोर मचाने लगते तो पुलिस वाले हीरोइन के आदि किसी शख्स को या किसी और को जिसका इस धंधे से कोई मामूली सा भी ताल्लुक होता पकड़कर बंद कर देते। माजे गुज्जर का धंधा यहाँ खूब चल रहा था। आसपास के इलाकों के डीलर वहीं से माल लेते थे। सुबह से लेकर शाम तक गोगे पहलवान और माजे गुज्जर के 2 आदमी कारोबार चलाते थे। दिन के वक्त छोटे मोटे गाहक आते ही थे, अलबत्ता शाम का अंधेरा फैलने के बाद बड़ी पार्टियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती। गुरूबी आफ्ताब से लेकर रात तकरीबन 12 बजे तक माजा गुज्जर खुद यहाँ बैठता। माजे के 2-3 आदमी भी अब मुस्तकिल तौर पर यहीं रह रहे थे। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। माजे गुज्जर ने थोड़ा सा माल गोगे पहलवान और अपने आदमी के हवाले कर दिया था और वो खुद आज की सारी आमदनी कपड़े के एक बैले से थैले में समेटकर यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर रहा था कि उसका एक आदमी फीका घबराया हुआ अहाते में दाखिल हुआ।
फीके का असल नाम रफीक था। वो ब्यू हॉस्पिटल के चौक पर 5 सिगरेट के खोखे में हेरोइन फरोख्त करता था। गजब हो गया उस्ताद, वो माजे के सामने पहुंचते ही बोला। क्या हुआ, रावी में हड़ आ गया है क्या? माजे ने उसे घूरा। हड़ नहीं आ गया उस्ताद, शोके को इशारे के बंदे उठा कर ले गए हैं, फीके ने जवाब दिया। क्या आप बकते हो? माजा गुज्जर चीखा। शारिक से सुना है कराची गया हुआ है, उसके बंदे शोके को क्यों उठा कर ले गए? शारिक वापस आ गया उस्ताद, फीके ने कहा। तुमने खुद देखा उसे? माजे ने पूछा। नहीं उस्ताद, फीके ने जवाब दिया। मैं तो अपने खोखे पर बैठा हुआ था कि 11:30 बजे के करीब एक आदमी ने आकर बताया कि शोके को शारिक के बंदे एक सफेद कार में ले गए हैं। वो आदमी मेरा गाहक है और शोके को भी जानता है। वो इत्तफाक से उस वक्त मौलवी हमीद के होटल में चाय पी रहा था। एक आदमी बहाने से उसे कार तक ले गया था और फिर वो जबरदस्ती उसे कार में बिठाकर ले गए। कार में शारिक भी था? माजे गुज्जर ने पूछा। उसने शारिक को तो नहीं देखा था, लेकिन जो आदमी शोके को कार तक ले गया था उसके बताए हुलिये के मुताबिक वो 9 लड़के के सिवा और कोई नहीं हो सकता, फीके ने कहा। ओह, माजा गुज्जर चौंक गया। ओए फज्जे कोडू, मेरे साथ चलो। फीके तुम भी गाड़ी में बैठो। वो चारों आते से बाहर आ गए। माजा गुज्जर ने गोगे पहलवान को कुछ नहीं बताया था। उसका एक आदमी भी अखाड़े में रह गया। उसकी गाड़ी आते के बाहर खड़ी थी। माजे ने कार की डिक्की खोलकर नोटों से भरा हुआ थैला लापरवाही से अंदर फेंक कर डिक्की बंद कर दी और ड्राइविंग सीट पर आ गया। फीका उसके साथ अगली सीट पर बैठा था। कोडू और फज्जा पिछली सीट पर बैठ गए। उन सब के पास पिस्तौल मौजूद थे जो उन्होंने अपनी अपनी कमीज के नीचे छुपा रखे थे। माजा गुज्जर गाड़ी स्टार्ट करके उसे गलियों में निकालता हुआ सड़क पर ले आया और फिर ग्वाल मंडी चौक तक पहुंचने में उसे 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। चौक की रौनक उजड़ चुकी थी। मौलवी हमीद की चाय की दुकान और 5 सिगरेट का खोखा खुला हुआ था, लेकिन गाहक सिर्फ 2-3 ही थे। माजा गुज्जर ने गाड़ी मौलवी हमीद के होटल के सामने सड़क के दूसरी तरफ रोक ली। मौलवी हमीद जा चुका था। दोनों मुलाजिम लड़के थे। एक लड़का बाहर से बेज की कुर्सियां उठा रहा था और अंदर जो लड़का खड़ा था वो भी बर्तन वगैरह समेट कर सफाई कर रहा था। ये मौलवी उम्मीद का पुराना और काबिल एतमाद मुलाजिम था। वो लड़का जो दुकान के अंदर खड़ा है ना, उसे यहाँ लेकर आओ, माजा गुज्जर ने फीके से कहा और खुद भी दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। फीका अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और सड़क पार करके मौलवी हमीद की दुकान के सामने पहुंच गया। उसने लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ओए अशरफ, चल, तुझे उस्ताद बुला रहा है। अशरफ ने आवाज सुनकर फीके की तरफ देखा। वो फीके को जानता था। उसने सड़क की दूसरी तरफ कार के करीब खड़े हुए माजे गुज्जर की तरफ देखा और उसके साथ उसके चेहरे पर खौफ के साए उभर आए। मौलवी हमीद तो घर चला गया है फीके उस्ताद, अशरफ ने कहा। मैं मौलवी हमीद से नहीं, तुमसे बात कर रहा हूँ। उस्ताद तुम्हें बुला रहा है, जल्दी से चल, ऐसा ना हो कि उसे गुस्सा आ जाए, फीके ने कहा। अशरफ ने काम छोड़ दिया और कमीज के दामन से हाथ पूंछता हुआ दुकान से बाहर आ गया। वो सड़क पार करके करीब पहुंचा तो कार की पिछली सीट पर 2 और आदमी को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए।